हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बीजांड, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ओव्यूल, या इसी बीजांड या ओव्यूल को हम गुरु बीजाणुधानी मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें, क्या क्या पार्ट होता है, उस सभी के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। ये डायग्राम है ओव्यूल का। ये पाया कहां जाता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है। देखिए, हमने क्या किया था, एक जायांग का चित्र बनाया था, एक गाइनोसियम का चित्र बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से इस गाइनोसियम के अंदर जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो फूला हुआ होता है। जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा सा फूला होता है, बल्कि होता है, जिसको हमने ओवरी नाम दिया था। ठीक है, इसको हमने नाम दिया जैसा ओवरी नाम दिया था। इस ओवरी के अंदर देखेंगे तो हमने आपको यह भी बताया था कि इसके अंदर एक इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। और आज इसी ओव्यूल को हम बाहर निकाल करके एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये ओव्यूल होता कैसा है। तो ये ओव्यूल जो होता है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, और जिसका मतलब होता है कि ये फ्यूनिकल स्टाल्क होता है, बीजांड जो वृंत होता है उससे ये जुड़ा होता है। यानी कि हम पूरी बात में ये कह लें कि जो बीजांड होती है वो एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड वृंत से जुड़ी रहती है, यानी कि अपरा से जुड़ी रहती है। समझ में आया। दूसरे पॉइंट में हमने ये कहा कि जो बीजांड होता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी होती है, बीजांड का जो शरीर होता है, ठीक, वो क्या होता है, फ्यूनिकल से जुड़ा होता है। फ्यूनिकल और बीजांड के बॉडी की बात करते हैं ना, बीजांड वृंत और बीजांड के बीच के स्थान की बात करते हैं, जहां से ये जुड़ते हैं उस स्थान को हम हाइलम कहते हैं। ये वाला स्थान क्या है, हाइलम कहला रहा है। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं, ये बीजांड की पूरी बॉडी है और यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूनिकल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी फ्यूनिकल ही है। तो ये बीजांड की बॉडी और ये जो फ्यूनिकल है जहां पर ये जुड़ रहे हैं, इसके बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है और इस खाली स्थान को हम हाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइलम के नाम से जानते हैं, जो ये दर्शाता है कि ओव्यूल और फ्यूनिकल का एक जंक्शन पॉइंट है। क्या है, ओव्यूल, बीजांड और फ्यूनिकल का क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। समझ में आया। ये चीजें वो बताता है। प्रत्येक ओवरी की बात करते हैं, ये है प्रत्येक ओवरी के पास एक या दो ओव्यूल होते हैं, बीजांड होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक ओव्यूल में क्या होता है, उसके पास एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक या दो सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसको हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। और वो आपका इंटेगुमेंट ये वाला है। ठीक है, जो सुरक्षात्मक आवरण होता है इसको हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, और वो इंटेगुमेंट आपका ये है। एक इंटेगुमेंट आपका यहाँ बाहर की ओर है और दूसरा इंटेगुमेंट यहाँ पर है अंदर की ओर। तो एक दो इंटेगुमेंट इसमें उपस्थित है। समझ में आया। तो अब चलिए हम धीरे धीरे से इसी को लिख करके समझते हैं, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए प्रॉपर एक। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीजांड है क्या, तो बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो अपरा से जुड़ी होती है, अर्थात ये बीजांड वृंत से जुड़ी होती है। ठीक है, बीजांड एक छोटी सी वृंत के समान संरचना होती है। जो अपरा से अर्थात बीजांड वृंत से जुड़ी होती है। बीजांड वृंत से जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में बीजांड वृंत कहां पर है, फ्यूनिकल कहां पर है ना,
पहले इसको हम यहां पर देख लेते हैं कि जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज ए स्मॉल फ्यूनिकल लाइक स्ट्रक्चर funicle like structure attached to the placenta, attached to the placenta by means of a stalk called funicle, by means of a stalk called funicle, यानी कि बीजांड जो होती है वो छोटी सी वृंत के जैसी संरचना होती है जो अपरा से जुड़ी होती है, जिसको हम एक लंबी डंठल कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि हम बीजांड वृंत की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहां पर देखिए, अब अगर हम बात करते हैं बीजांड, तो बीजांड हमारा ये वाला भाग है। फ्यूनिकल की बात करते हैं तो फ्यूनिकल हमारा डायग्राम में यहां पर है। ये हमारा क्या है? फ्यूनिकल, यानी कि बात करें ये क्या है? बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत है फिगर में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहां पर बीजांड और फ्यूनिकल, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पर बीजांड और फ्यूनिकल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम, यानी कि नाभिक कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्थान जो बीजांड और फ्यूनिकल को जोड़कर रखता है उसको हम हाइलम कहते हैं। और इस स्थान को हम क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है, जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, हाइलम को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो बीजांड और बीजांड वृंत आपस में, बीजांड और बीजांड वृंत आपस में एक स्थान पर जुड़े रहते हैं, जिसे नाभिक यानी कि हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। यानी कि हम बात करते हैं द बॉडी ऑफ ओव्यूल, द body of ovule and funicle, body of ovule and funicle in the region, and funicle fuse together ठीक है, fuse together in the region called hilum. Thus the hilum is represent the junction between ovule and funicle। बात समझ में आई? यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो बीजांड है और बीजांड वृंत, ये दोनों एक स्थान पर जुड़े होते हैं। उस स्थान का नाम होता है फ्यूनिकल, यानी कि नाभिक नाम होता है। और इसी वजह से उस नाभिक को हम बीजांड और बीजांड वृंत के संधि स्थान के नाम से जानते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं
ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन पॉइंट के नाम से जान रहे हैं। समझ में आया? तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, हाइलम की बात कर रहे हैं ना। तो हाइलम है कहां इस फिगर में, तो हाइलम इस फिगर में हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए, इसको हम हाइलम नाम देते हैं। हाइलम यानी कि नाभिक कहते हैं। बात समझ में आया? अभी थोड़ा सा थियरी और फिगर में नाम एक साथ समझिए, फिर उसके बाद फिगर से मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, पूरा का पूरा आपका पॉइंट क्लियर होगा और आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, यहां तो अभी नोट्स का काम हो जा रहा है। देखिए आगे, नाभिक हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते प्रत्येक बीजांड की बात करते, कोई भी बीजांड हो, किसी भी पुष्प का बीजांड हो, उसके पास एक या दो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। तो इस बीजांड के पास इंटेगुमेंट है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे बाहर की ओर एक कवर है, ये कवर दिख रही है सबसे बाहर की ओर, उसके बाद एक अंदर की ओर और है, सबसे बाहर की ओर एक और अंदर की ओर एक और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिख रहा है, खाली स्थान जो दिख रहा है, ये आपका सुरक्षात्मक आवरण है, यानी कि इंटेगुमेंट है, जिसको हम अध्यावरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये आपका इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट। ये क्या है, इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण, अध्यावरण सुरक्षात्मक आवरण है बीजांड का। बात समझ में आया अच्छे से? चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहले इसको हम लिख लेते हैं कि प्रत्येक बीजांड के पास एक या दो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसे हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीजांड के पास एक या दो सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसे अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि हम कह सकते हैं कि each ovules has one or two. Each ovules has one or two protective envelope called इंटेगुमेंट। समझ में आया बेटा कि प्रत्येक बीजांड के पास एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसे हम इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण कहते हैं। बात समझ में आई? फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो आपको समझना है। अब अगर हम इस फिगर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इस अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंटेगुमेंट क्या कर रहा है, सभी जगहों पर इसको घेरे हुए है। बीजांड को क्या कर रहा है, सभी जगहों पर इंटेगुमेंट घेरे हुए है। लेकिन आप एक जगह पर देखेंगे तो ये आपका खाली स्थान है। इस खाली स्थान को हम कहते हैं माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। तो इस बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल पर आपका इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है। तो हम लिख कैसे सकते हैं कि इंटेगुमेंट एनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल ओरिजिनेटेड। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो आपका अध्यावरण होता है पूरे बीजांड को घेरे रहता है, बीजांड द्वार को छोड़कर। समझ में आया? तो हम बीजांड द्वार ये हमारा हो गया, तो हम नाम भी लिख दें इसका, ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को छोड़ करके अध्यावरण पूरे बीजांड को घेरे रहता है ना।
बीजांड द्वार को छोड़कर, बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण, अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट, सभी जगहों पर घेरे रहता है या उपस्थित रहता है। बात समझ में आया बेटा? यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटेगुमेंट इन सर्किल, इंटेगुमेंट इन सर्किल, इंटेगुमेंट इन सर्किल द ovule except the tip where a small opening, called micropyle is originated, समझ में आया बेटा? माइक्रोपाइल जहां से ओरिजिन होता है, माइक्रोपाइल का बीजांड द्वार जहां उपस्थित होता है, उस स्थान को छोड़ करके अध्यावरण, इंटेगुमेंट सभी जगहों पर उपस्थित होता है। समझ में आया बेटा? अच्छे से चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि opposite side the micropyle end is कैलाजा present, ठीक है, जो कि आपके बीजांड का बेसल पार्ट होता है, आधारीय भाग होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं माइक्रोपाइल के एंड पर, ठीक है, माइक्रोपाइल के एंड के दूसरी ओर, अपोजिट साइड, मतलब इधर ये माइक्रोपाइल है तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा, इस अपोजिट साइड पर कैलाजा उपस्थित होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं निभाग उपस्थित होता है, कैलाजल इंज निभाग उपस्थित होता है, जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट, ओव्यूल के आधारी भाग को दर्शाता है, बीजांड के आधारी भाग को दर्शाता है। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये भाग क्या है हमारा, ये भाग है हमारा कैलाजा, जिसको हम कहते हैं निभाग भाग है ये, ठीक है। और ये निभाग क्या करता है भैया, बीजांड के आधारीय भाग को दर्शाता है। तो लिख ले इसको कि बीजांड द्वार के विपरीत छोर पर निभाग उपस्थित होता है, जो बीजांड के आधारीय भाग को दर्शाता है। समझ में आया? तो बीजांड द्वार के विपरीत छोर पर, बीजांड द्वार के विपरीत छोर पर निभाग यानी कि कैलाजा उपस्थित होता है, जो उपस्थित होता है, जो बीजांड के आधारीय भाग को दर्शाता है। समझ में आया? तो हमने क्या कहा, अपोजिट साइड द माइक्रोपाइल इंड, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोपाइलर इंड इज द कैलाजा,
कैलाजा, माइक्रोपाइलर इंड पर क्या होता है, कैलाजा होता है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट को ये दर्शाता है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि हम बात करते हैं जो ओव्यूल होता है, बीजांड के अधिकांश भाग की बात करते हैं, तो बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है जो बीजांड काय का निर्माण करता है, बीजांड काय कहलाता है। समझ में आया। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपका बीजांड है, पूरा ओव्यूल है, इसके अंदर जो सेल है, अभी हम बना तो नहीं सकते, कुछ इस प्रकार से सेल भरा होगा, इस प्रकार से ये सेल भरा होगा, और ये जो सेल होता है पूरा भरा होता है इस प्रकार से, ठीक है। और ये सेल जो होता है वो मृदुतक सेल होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ओव्यूल होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि बीजांड काय कहते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा इसके अंदर सेल भरा होगा। बात समझ में आया बेटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीजांड का अधिकांश भाग या बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम बीजांड काय कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। ये बात हम लिख रहे हैं तो आप भी लिख लिए। बीजांड का अधिकांश भाग, बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं से, मृदुतक कोशिका यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल, सॉरी मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम is made up of parenchymatous cell, parenchymatous cell called nucleus, called nucleus। अब अगर हम बात करते हैं located in the nucleus is the embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि हम कहते हैं कि बीजांड काय के अंदर, बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोश नाम की एक संरचना पाई जाती है, जिसे मादा युग्म को उद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक ओव्यूल में सामान्यतः एक एम्ब्रियो सैक होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये आपका एक ओव्यूल है, एक बीजांड है, और इसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक होता है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये जो संरचना है आपकी, ये एम्ब्रियो सैक कहलाएगी, एम्ब्रियो सैक कहलाती है। और ये जो सेल बना होता है, ये पूरा का पूरा जो सेल लगा हुआ है, ये क्या होता है आपका पैरेन्काइमेटस सेल होता है, पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमा सेल।
पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है ये आपका, ठीक है। और एक ओव्यूल के अंदर सामान्यतः जनरली एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित होता है। बात समझ में आया? या फिर अभी हमने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर भ्रूण कोष उपस्थित होता है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है ना, जो आपका पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है हिस्सा, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस, ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। समझ में आया? तो बीजांडकाय के मध्य एक छोटी सी थैली जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बीजांडकाय के मध्य, बीजांडकाय के मध्य एक छोटी सी थैली के जैसी संरचना उपस्थित होती है। थैली की जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना कि लोकेटेड ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पाउच लाइक structure located a pouch like structure located in the nucleus is the embryo sac or female गैमेटोफाइट। बात समझ में आया बेटा कि ओव्यूल के अंदर एक पाउच के जैसी संरचना होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष या फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो आप इतने पॉइंट को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या होता है और इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट से। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बताया कि प्रत्येक बीजांड में क्या होता है? एक ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, एक ही भ्रूणकोष पाया जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक बीजांड है, इस बीजांड के अंदर केवल और केवल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, एक एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है, ठीक है, और ये सामान्यतः एक ही होता है। तो अगर हम कहें प्रत्येक बीजांड में सामान्यतः एक एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोष पाया जाता है। यानी कि अगर हम कहें an ovule has generally single embryo sac, ठीक है। एक ओव्यूल के पास सामान्यतः एक ही भ्रूणकोष होता है। अब अगर हम बात करते हैं इस भ्रूणकोष के अंदर की ओर, तो भ्रूणकोष के अंदर यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर देखेंगे तो यहां पर कुछ आपकी कोशिकाएं उपस्थित है, कुछ आपके सेल उपस्थित है। तो अगर हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइल, एट द साइड ऑफ माइक्रोपाइल, ठीक है, बीजांड द्वार की ओर, इंड नहीं, एट द साइड ऑफ माइक्रोपाइल टू सेल प्रेजेंट called synergid cell and
वन एग सेल आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीजांड द्वार की ओर दो कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका सिनर्जिड सेल, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसे हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। और सहायक कोशिका के बीच में एक अंड कोशिका भी उपस्थित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ कैलाजा, यानी कि कैलाजल छोर की ओर तीन कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसको हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस एम्ब्रियो सैक के बीच में एम्ब्रियो सैक के बीच में दो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर हम बात करें कैलाजर एंड पर जो सेल उपस्थित है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और एंटीपोडल सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीजांड द्वार की ओर, माइक्रोपाइल की ओर क्या होती है, दो किनारे किनारे की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सिनर्जिड सेल कहलाती है, सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका। और एक आपका जो बीच में होता है, उस बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उस बीच वाले भाग को हम कहते हैं एग सेल, एग सेल यानी कि अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब इसी बात को हम लिख करके समझते हैं कि 3 सेल प्रेजेंट एट द कैलाजल एंड, यानी कि 3 कोशिकाएं, ठीक है, 3 भ्रूणकोश के निभाग छोर पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश के निभाग छोर पर, निभाग छोर पर 3 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे जिसे प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका यानी कि एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल तथा बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर 2 सहायक कोशिका, सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल तथा एक अंड कोशिका, एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल पाया जाता है, पाया जाता है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका, अंड कोशिका और सहायक कोशिका आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अंड समुच्चय, अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय को हम एग अपरेटस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा जाता है क्योंकि इंग्लिश वाले भी है यहां पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 सेल प्रेजेंट
at the end of present at the end of कैलाजा at the end of कैलाजा या हम कह लें कैलाजल end at the कैलाजल end कैलाजल end कैलाजल end called antipodal cell called antipodal cell antipodal cell ठीक है। कैलाजल एंड पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं एंड टू सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल एंड at the micropyle end called synergid cell and one egg cell also present one egg cell also present। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि both synergid and egg cell combine together form egg apparatus ठीक है। ये लिखा ना हमने अंड कोशिका और सहायक कोशिका आपस में मिल करके अंड समुच्चय का निर्माण करती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोथ egg cell and both egg cell and synergid cell combine together form egg apparatus और इसी प्रकार से आपके बीजांड की हम बात करते हैं ठीक है। तो ये समाप्ति की ओर है, समझ में आया बेटा। चलिए अगर हम बात करते हैं तो एक बार इस डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक बार जल्दी से इस डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे बीजांड को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं मात्र 2 मिनट में ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करते हैं आपके ओव्यूल की, तो ओव्यूल प्रेजेंट कहां होता है, तो ओव्यूल प्रेजेंट होता है आपके ओवरी के अंदर यानी कि बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। ये एक छोटी सी संरचना होती है फ्यूनिकल के जैसी। बीजांड ये जो आपका ओव्यूल है ये और फ्यूनिकल जो होता है आपस में जुड़ा होता है जिस स्थान पर, उस स्थान को हम हाइलम यानी कि नाभिक कहते हैं और इसीलिए नाभिक को हम क्या करते हैं जंक्शन पॉइंट ऑफ द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल ठीक है। नाभिक यानी कि हाइलम को क्या करते हैं फ्यूनिकल जंक्शन पॉइंट ऑफ द हाइलम एंड ओव्यूल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल यानी कि अधिकांश बीजांड की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है और प्रत्येक बीजांड के पास क्या होता है 1 या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप पाया जाता है यानी कि सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसको हम इंटिगमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है, पैरेन्काइमेटस सेल आपके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है यानी कि हम बीजांडकाय का नाम देंगे उसे। तो यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल जो होती है वो बीजांडकाय का निर्माण करती है। बीजांडकाय के बीच में एक छोटी सी थैली के जैसी संरचना होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक नाम देते हैं और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ढेर सारे प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैलाजा के एंड पर जो कोशिकाएं पाई जाती है, ये देखो कैलाजा एंड है और इस एंड पर जो 3 ठो कोशिकाएं पाई जाती हैं इसको हम एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और माइक्रोपाइल की ओर देखा जाए, बीजांड द्वार की ओर देखा जाए तो 2 कोशिकाएं सिनर्जिड सेल कहलाती हैं और मध्य में एक कोशिका जो है
एक सेल कहलाती है। सिनर्जिड सेल और एक सेल आपस में मिलकर के एक अपरेटस का फॉर्मेशन करती है, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश के मध्य में द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी पूरी बीजांड का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करते हैं इस भ्रूणपोष से, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इच, यानी कि हम बात करते हैं आवृत्त बीजी का परिपक्व भ्रूणकोश कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आवृत्त बीजी पादप में, आवृत्त बीजी पादप में परिपक्व भ्रूणकोश, परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय होता है। 7 कोशिकीय मतलब देखो क्या हो गया भैया, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, 3 हो गया, 3 एंटीपोडल सेल 6 हो गया, और एक बड़ा सा ये है 7 हो गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो परिपक्व भ्रूणकोश क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय होता है, 8 केंद्रीय होता है, 8 केंद्रीय होता है। देखो कैसे, 3 तो केंद्रक यहां पर हो गए, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, 3 तो प्रतिमुख कोशिका, 6 केंद्रक हो गए, 2 तो बीच में है, तो 8 केंद्रीय होता है। तो हम कह सकते हैं कि द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय होता है। बात समझ में आई भैया अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट आप नाम जान लीजिए। टाइप्स ऑफ ओव्यूल की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार, डिटेल में नहीं बट इसका नाम जान लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है रिजुवर्ती, रिजुवर्ती जिसको हम कहते हैं आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ये पहला है। दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रतीप, दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका प्रतीप आता है, जिसको हम एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। तीसरे नंबर पर आपका जो होता है वो आता है हेमीट्रोपस, जिसको हम हेमीट्रोपस कहते हैं, हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस यानी कि हेमीट्रोपस। उसके बाद आता है कंपाइलोट्रोपस। ठीक है, कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, इसको हम कंपाइलोट्रोपस कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आता है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। लास्ट 6ठे नंबर पर आता है आपका सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। बात समझ आया भैया। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ये 6 प्रकार के होते हैं। मैं समझता हूं कि आपका ओव्यूल एकदम क्लियर हो गया, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही वजनदार क्वेश्चन है इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? What to be said? The protective layer या protective envelope of ovule। ओव्यूल के प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? What to the said प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चले तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आवृत्त बीजी पादप का, आवृत्त बीजी पादप का, आवृत्त बीजी पादप का परिपक्व भ्रूणकोश कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, यानी कि बात करते हैं which types of embryo sac, which type of embryo sac in angiospermic plants। बात समझ में आई बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीपोडल हिंदी में पहले प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका और सहायक कोशिका उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल प्रेजेंट। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट लाइक नहीं करते, गलत बात है। शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।